जरा सोचिए, 1-2 लाख रुपए का नया एकदम चमचमाता गेमिंग लैपटॉप ऑर्डर किया जाता है। वो लैपटॉप घर भी डिलीवर भी हो जाता है एकदम सही सलामत। और फिर शुरू होता है असली खेल। बिल्कुल, मतलब एक बहुत ही सफाई से बुने गए झूठ के जरिए बिना उस लैपटॉप को वापस किए कंपनी से पूरे 2 लाख रुपए वापस ले लिए जाते हैं। मतलब लैपटॉप भी अपने पास और पैसे भी। हाँ, जो कि सुनने में किसी हॉलीवुड की हाइस्ट फिल्म का प्लॉट लगता है। सही बात है। लेकिन आज ई कॉमर्स की दुनिया में ये एक 30 करोड़ रुपए के बहुत ही संगठित रिफंड स्कैम का रूप ले चुका है। आज हम इसी काले सच को डिकोड करने वाले हैं। और इसके लिए हम कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स, सेलर फोरम की इनसाइड चर्चाओं और ई कॉमर्स कंपनियों की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ लोग लाखों का सामान मंगवाते हैं, उसे रख लेते हैं और पूरे पैसे भी वापस ले लेते हैं। मतलब ये कोई आम चोरी नहीं है। उसी तरह अंडरवर्ल्ड ने अब रिफंड एज अ सर्विस या RAS मॉडल तैयार कर लिया है। बाप रे, रिफंड एज अ सर्विस। हाँ, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर RBK और REKK जैसे ग्रुप्स बाकायदा एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहे हैं, जो भारी कमीशन लेकर लोगों को फ्रॉड रिफंड दिलाने की गारंटी देते हैं। मतलब ये कि किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए इंटरनेट पर सीधे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर लिए गए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अरबों डॉलर की तकनीक और AI सिक्योरिटी वाली ई कॉमर्स कंपनियां इतनी आसानी से इन डिजिटल ठगों के झांसे में कैसे आ जाती? इस प्रक्रिया का हर एक कदम मानवीय मनोविज्ञान और सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआत होती है एक बहुत महंगे आइटम से, जैसे कि कोई प्लेस्टेशन या वैसा कुछ। हाँ, ग्राहक एक प्लेस्टेशन पोर्टल या हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड ऑर्डर करता है। आइटम की डिलीवरी होने के तुरंत बाद वो ग्राहक टेलीग्राम पर इन रास एजेंट्स को संपर्क करता है। अच्छा। और यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क आता है। वो अपना शॉपिंग अकाउंट, लॉगिन ID और पासवर्ड इन एजेंट्स के हवाले कर देता है। क्या मतलब लालच में लोग अपनी डिजिटल प्राइवेसी पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं? बिल्कुल। असल में उन्हें लगता है कि 15 से 30% कमीशन देकर अगर लाखों का सामान मुफ्त मिल रहा है तो ये एक फायदे का सौदा है। तो अकाउंट का एक्सेस मिलने के बाद ये एजेंट्स करते क्या हैं? वो सीधे कस्टमर सर्विस को संपर्क करते हैं। उनका दावा होता है कि उन्हें एम्प्टी बॉक्स मतलब खाली डिब्बा मिला है या फिर पैकेट में कोई सस्ता और बेकार सामान निकला है। लेकिन कस्टमर सर्विस सिर्फ एक मैसेज के आधार पर रिफंड तो पास नहीं करेगी ना। मतलब उनके पास भी तो वेरिफिकेशन के कुछ तरीके होंगे। और यहीं पर इनका प्रोफेशनल अंदाज सामने आता है। कस्टमर सपोर्ट के प्रोटोकॉल को बाईपास करने के लिए ये एजेंट्स जाली पुलिस रिपोर्ट्स मतलब पूरी FIR तैयार करते हैं। अरे बाप रे, जाली पुलिस रिपोर्ट। हाँ, वे दस्तावेज दिखने में इतने असली होते हैं कि सिस्टम में बैठा सपोर्ट एजेंट उन्हें सच मान लेता है। जैसे ही रिपोर्ट अप्रूव होती है, रिफंड का पैसा प्रोसेस हो जाता है। और फिर ये स्कैमर्स अपना कमीशन ले लेते होंगे। बिल्कुल, और वो भी क्रिप्टो करेंसी में, जैसे बिटकॉइन, जिससे उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो 70% पैसा और वो महंगा आइटम दोनों उस फ्रॉड ग्राहक के पास सुरक्षित रह गए। ये तो पूरी तरीके से एक डिजिटल छलावा हो गया। हाँ, लेकिन ये धोखेबाजी सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। जमीन पर भी फिजिकल डिलीवरी के वक्त एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। हाँ, हमारे दस्तावेजों में मैंगलुरु का एक स्विचरू केस मेंशन्ड है। वो इसका एक परफेक्ट उदाहरण है जहां लेबल स्वैपिंग की तकनीक ने बारकोड सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी। मैंगलुरु का मामला सिस्टम की एक अलग ही कमजोरी को उजागर करता है। राजस्थान के 2 लड़कों ने एक बहुत ही महंगी सोनी कैमरा यूनिट ऑर्डर की। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके लिए उन्होंने अमित नाम का फर्जी प्रोफाइल बनाया और KSRTC बस स्टैंड के पास का एक ऐसा पता दिया जहां से आसानी से गायब हुआ जा सके। बहुत चालाक। जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वो महंगा पार्सल लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे बातों में उलझा लिया। और मुझे लगता है उसी दौरान उन्होंने महंगे कैमरे के डब्बे पर लगे बारकोड लेबल को एक सस्ते सामान के डब्बे पर चिपका दिया होगा। एकदम सही पकड़े आप। सिस्टम के लिए तो बारकोड ही सब कुछ है ना, वो अंदर का सामान थोड़ी पढ़ सकता है। इस लेबल स्वैपिंग के बाद उनका अगला कदम और भी शातिर था। वो क्या? उन्होंने जानबूझकर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को गलत OTP दिया। जब OTP मैच नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा कि कोई बात नहीं, आज डिलीवरी नहीं हो पा रही है, हम कल ले लेंगे। ये तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक हो गई। मतलब एग्जीक्यूटिव को लगा कि सामान सुरक्षित वापस उसके पास ही है, जबकि असली डिब्बा पार हो चुका था। बिल्कुल। और अगले ही दिन उन लड़कों ने सिस्टम में जाके ऑर्डर कैंसिल कर दिया।
तो डिलीवरी वाले के पास जो डिब्बा था, जिस पर असली पार्सल का लेबल चिपका था, वो वेयरहाउस वापस चला गया। हाँ, और बारकोड स्कैनर ने उसे असली कैमरे के तौर पर स्कैन किया। सिस्टम को लगा आइटम सुरक्षित वापस आ गया है और रिफंड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। बाप रे। बाहर बैठे ये स्कैमर्स लेबल बदलकर या जाली पुलिस रिपोर्ट देकर सिस्टम को बाहर से चकमा दे रहे हैं। लेकिन असली भयानक तस्वीर तब सामने आती है जब सिस्टम चलाने वाले ही चोर बन जाए। वही तो, जब आपके घर का चौकीदार ही चोरों को चाबियां बांटने लगे तो दुनिया का कोई भी ताला आपको नहीं बचा सकता। रैक ग्रुप का ऑपरेशन इसी अंदरूनी मिलीभगत मतलब इंटरनल लूपहोल्स का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाहर से कस्टमर सपोर्ट को चकमा देने के बजाय सीधे वेयरहाउस के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को ही अपने पेरोल पे रख लिया। सच में अंदर के लोग शामिल थे? हाँ, ल्यूक कोल्विन और स्काइलर रॉबिन्सन जैसे 4 कर्मचारियों को रिश्वत दी गई। इन कर्मचारियों का काम सिर्फ इतना था कि बिना कोई सामान वापस आए वो सिस्टम के अंदर से रिफंड को गुड्स रिसीव्ड मार्क करके अप्रूव कर दें। तो सामान वापस आया ही नहीं, पर सिस्टम में रिसीव्ड दिख रहा है। बिल्कुल। इस तरह उन्होंने $4 लाख से ज्यादा के रिफंड पास कर दिए। सिर्फ कुछ क्लिक से $4 लाख का नुकसान। लेकिन अगर हम पैमाने की बात करें तो तेलंगाना के रीजनल ऑपरेटिंग सेंटर का केस इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा धमाका है। वहां कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं हुआ है। हाँ, सीधे 102 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हैदराबाद के नानकराम गुड़ा में 22 पूर्व कर्मचारियों ने जो सिंडिकेट चलाया, वो सप्लाई चेन के फ्रेट मैनेजमेंट कंसोल की कमजोरियों का एक मास्टर क्लास है। ये फ्रेट मैनेजमेंट वाला हिस्सा थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, मैं समझाती हूँ। ई कॉमर्स कंपनियों का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बहुत विशाल होता है। इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है, बॉबटेल। मतलब जब एक ट्रक बिना किसी ट्रेलर या सामान के अपनी लोकेशन बदलता है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में कंपनियों को खाली ट्रकों को भी तो सही जगह पर पहुंचाना होता है ताकि अगले दिन की डिलीवरी हो सके। और इस खाली मूवमेंट के लिए भी कंपनी ट्रक मालिकों को पैसा देती है। एग्जैक्टली। इन 22 लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने फ्रेट मैनेजमेंट कंसोल में अमेरिका के कैरियर्स के लिए फर्जी बॉबटेल असाइनमेंट क्रिएट किए। मतलब सिस्टम में दिखाया गया कि खाली ट्रकों ने मूवमेंट की है, जबकि असल में कोई ट्रक अपनी जगह से नहीं हिला। बिल्कुल। उन्होंने ऑडिट ट्रेल को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि सिस्टम को सब कुछ असली लगे। और इसके बदले में इन कैरियर्स से $5 से लेकर $500 तक की रिश्वत ली गई। ये तो एक वर्चुअल घोस्ट फ्लीट बनाने जैसा हो गया। अदृश्य ट्रकों का किराया 102 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही नहीं, पेरोल सिस्टम भी इस अंदरूनी दीमक का शिकार हुआ है। मेट्टू वेंकटेश्वरलू नाम के एक कर्मचारी का 3 करोड़ 22 लाख रुपए का पेरोल स्कैम इसका सबूत है। ये कैसे हुआ? जो कर्मचारी कंपनी छोड़ चुके थे, उनके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का पैसा महीनों तक पेंडिंग रहता है ना? हाँ, तो ये तो वैसा हुआ कि कोई बैंक मैनेजर उन खातों से पैसे निकालने जिन्हें सालों से किसी ने चेक नहीं किया हो। पूर्व कर्मचारियों को तो पता भी नहीं होगा कि उनका पैसा सिस्टम में फंसा है। बिल्कुल वही हुआ। वेंकटेश्वरलू ने बैक एंड डेटाबेस में घुसकर उन डॉर्मेंट अकाउंट्स के असली बैंक डिटेल्स को हटा दिया। उनकी जगह उसने अपने साथियों के 50 अलग-अलग फर्जी बैंक खाते डाल दिए। बाप रे। सारा पैसा उन खातों में ट्रांसफर हो गया। और क्योंकि असली हकदारों को पता ही नहीं था कि उनके पैसे आने वाले हैं, इसलिए लंबे समय तक कोई रेड फ्लैग नहीं उठा। तो जब इंटरनल एम्प्लॉइज और स्कैमर्स मिलकर इस ऑटोमेटेड सिस्टम से करोड़ों निकाल रहे हैं, तो कंपनी अपने इस विशाल घाटे को कहीं से तो पूरा करेगी। और यहीं से शुरू होता है अरुण सैनी जैसे उन छोटे थर्ड पार्टी सेलर्स का बुरा सपना, जो इस बायर फर्स्ट पॉलिसी के बीच में सैंडविच बन जाते हैं। सेलर फोरम पर इनकी जो कहानियां हैं ना, वो बताती हैं कि कैसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम इंसानियत और तर्क दोनों खो चुका है। बिल्कुल। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य तो ग्राहक को खुश रखना होता है। इसके लिए उन्होंने रिटर्न प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटेड बॉट्स के हवाले कर दिया है। लेकिन सेलर्स को बचाने के लिए कागजों पर सेफ्टी नाम का एक क्लेम सिस्टम भी तो है ना? हाँ, सेलर एश्योरेंस फॉर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। लेकिन अरुण सैनी, जो मोबाइल स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं और जिन्हें 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उनका मामला इस सिस्टम के एक डिले ट्रैप को उजागर करता है। ये डिले ट्रैप आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि अगर सेलर के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो तुरंत क्लेम क्यों नहीं कर सकता? तकनीकी नियम यह है कि आप सेफ्टी क्लेम तभी फाइल कर सकते हैं जब रिफंड का पैसा आपके सेलर अकाउंट से कट चुका हो। अच्छा। लेकिन अरुण के मामले में जब फ्रॉड रिफंड इनिशिएट हुआ तो ऑटोमेटेड बॉट्स ने महीनों तक उनके अकाउंट से पैसे नहीं काटे
और कंपनी की पॉलिसी के अनुसार क्लेम करने की एक तय समय सीमा होती है जो अक्सर 15 दिन की होती है। अरे बाप रे, मतलब सिस्टम ने जानबूझकर पैसे तब काटे जब अपील करने का दरवाजा ही हमेशा के लिए बंद हो चुका था। हाँ, और फिर अचानक एक ही दिन में उनके अकाउंट से 14 लाख रुपए काट लिए गए। 14 लाख एक ही दिन में? बिल्कुल, जिससे उनका पूरा कैश फ्लो रातों रात खत्म हो गया। एक छोटे बिजनेस के लिए एक झटके में 14 लाख रुपए जाना उसे दिवालिया करने के लिए काफी है। और ऑटोमेटेड बॉट्स की नाकामी का इससे भी अजीब मामला द बैसल हाउस नाम के सेलर का है। वो जो तौलियों का कॉम्बो पैक बेचते हैं। हाँ, एक फ्रॉड बायर ने उनका प्रोडक्ट मंगाया, उसमें से एक तौलिया निकाल लिया और बचे हुए आधे सामान को डिफेक्टिव बताकर रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी। और सबसे मजाक वाली बात यह है कि रिटर्न के कारण वाले बॉक्स में उस बायर ने सिर्फ NS ना टाइप कर दिया। ये कोई शब्द ही नहीं है। कोई इंसान इसे देखता तो तुरंत रिजेक्ट कर देता। बिल्कुल, लेकिन बॉट ने इसे अप्रूव कर दिया। और इतना ही नहीं, उसी बायर ने दोबारा वही पैक ऑर्डर किया और इस बार बेस्ट रेट्स का बेतुका बहाना देकर फिर से रिटर्न ले लिया। तो फिर सेलर ने क्या किया? द बैसल हाउस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सेफ्टी क्लेम में बाकायदा अनबॉक्सिंग वीडियो सबमिट किया और सबसे ठोस सबूत मतलब वजन का डेटा पेश किया। वजन का डेटा? हाँ, उन्होंने लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट से दिखाया कि जो पैकेज भेजा गया था उसका वजन 760 ग्राम था, लेकिन जो पार्सल वापस आया उसका वजन सिर्फ 415 ग्राम था। वजन में इतनी भारी कमी तो चीख चीख कर कह रही है कि पार्सल से सामान चोरी हुआ है। ये तो एक साधारण गणित का सवाल है। बिल्कुल। इसके बावजूद ऑटोमेटेड सिस्टम ने उनके सेफ्टी क्लेम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला? उन्हें 322 रुपए के वास्तविक नुकसान के बदले सिर्फ एक टोकन अमाउंट के रूप में 99 रुपए थमा दिए गए। मतलब जब सिस्टम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के एल्गोरिदम पर अंधा होकर काम करता है तो सेलर्स के पास दिए गए पक्के सबूत भी कचरे के डिब्बे में चले जाते हैं। तो जब कंपनी का ऑटोमेटेड प्रोटेक्शन सेलर्स के खिलाफ ही काम कर रहा है, तो सेलर्स हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। उनके पास दो मुख्य शिपिंग विकल्प होते हैं, इजी शिप और सेल्फ शिप। और फोरम्स पर सेलर्स अब बात कर रहे हैं कि इजी शिप का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आपने अपनी दुकान का गल्ला खुला छोड़ दिया हो। हाँ, और कस्टमर से कह दिया हो कि अगर सामान पसंद ना आए तो अपने आप गल्ले से पैसे निकाल लेना। ये तुलना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इजी शिप में सेलर्स को ऑटो ऑथराइज्ड रिटर्न्स का शिकार होना पड़ता है। जैसे ही कस्टमर रिटर्न बटन दबाता है, सेलर के अकाउंट से पैसा कटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब सेलर के पास उस रिटर्न को रिव्यू करने का कोई विकल्प ही नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ रिफंड ही नहीं, फोरम पर सेलर्स का ये भी आरोप है कि Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यानी ATS का कुछ स्टाफ भी कई बार इस पैकेजिंग चोरी में मिला होता है। ऊपर से सेलर को सामान भेजने और वापस मंगाने दोनों तरफ की शिपिंग फीस देनी पड़ती है। इसी शोषण से बचने के लिए अब सेलर्स भारी तादाद में सेल्फ शिप की तरफ रुख कर रहे हैं। सेल्फ शिप का सीधा मतलब है स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेना। इसमें मेहनत ज्यादा है क्योंकि आपको खुद थर्ड पार्टी कुरियर खोजना पड़ता है। हाँ, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा फायदा तो कंट्रोल का है ना। सेलर खुद तय कर सकता है कि रिटर्न रिक्वेस्ट असली है या फ्रॉड। एग्जैक्टली। जब कोई कस्टमर डैमेज या आधा सामान वापस करता है तो सेल्फ शिप में सेलर के पास पार्शियल रिफंड का विकल्प होता है। वो पूरा पैसा वापस करने के लिए बाध्य नहीं होते। तो वो डैमेज का असेसमेंट कर सकते हैं और सिर्फ उसी हिस्से का पैसा लौटा सकते हैं जो वाजिब है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है। छोटे सेलर्स तो सेल्फ शिप के जरिए अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े रास गैंग्स हैं जैसे RBK और REK, उनके खिलाफ तो ई-कॉमर्स जायंट्स को खुद अपनी पूरी कानूनी और वित्तीय ताकत के साथ मैदान में उतरना ही होगा। और कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है जो कि काफी आक्रामक है। RBK ग्रुप के पूरे ऑपरेशन को अंदर से समझने के लिए कंपनी ने $75,000 का एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन चलाया। अच्छा, वो कैसे काम किया? उनके एक जांचकर्ता ने एक आम ग्राहक की तरह टेलीग्राम पर RBK से संपर्क किया, एक $200 का प्लेस्टेशन पोर्टल खरीदा और फिर देखा कि कैसे वो जाली पुलिस रिपोर्ट बनाकर रिफंड अप्रूव करवाते हैं। अरे वाह! और उस इन्वेस्टिगेशन से मिले सबूतों के आधार पर ही अब बड़े मुकदमे दर्ज हो रहे होंगे। हाँ, रैंक के मामले में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाइयां हुई हैं। रैंक के मास्टरमाइंड डामांतास रदेकास पर $2.4 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। 2.4 मिलियन? हाँ, लिथुआनिया में बैठे उनके एक मुख्य ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है और अधिकारियों ने उसके पास से 6 मिलियन यूरो की संपत्ति जब्त की है। ये तो बहुत बड़ा एक्शन है। बिल्कुल, कंपनियां अब सिर्फ अपने सिस्टम को नहीं सुधार रही, बल्कि सीधे अदालतों और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के जरिए इन नेटवर्क्स को तोड़ रही हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि ये 30 करोड़ का रिफंड स्कैम
किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की बैलेंस शीट में दर्ज सिर्फ एक मामूली घाटा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दीमक है जो पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम को खोखला कर रहा है। अरुण सिनी जैसे छोटे सेलर्स जो अपनी पूरी पूंजी लगाकर बिजनेस करते हैं, वे रातों रात कर्जे में डूब जाते हैं। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जब सिस्टम में इतना फ्रॉड होगा तो उस घाटे की भरपाई कहीं ना कहीं से तो की जाएगी। बिल्कुल। अंततः वो लागत सामान की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में आम और ईमानदार ग्राहकों की जेब से ही निकाली जाती है। सही बात है। अब अंत में एक ऐसा विचार जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। हम सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग में नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी बिना कोई सवाल पूछे रिटर्न पॉलिसी की सुविधा का मजा लिया है ना? बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी सुविधा है। लेकिन इन लगातार बढ़ते फ्रॉड्स को देखते हुए क्या इस गोल्डन एरा का अंत करीब है? बहुत मुमकिन है। हो सकता है कि भविष्य में ई कॉमर्स कंपनियां पास की और आइटम रिटर्न करते वक्त अनिवार्य फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी सख्त शर्तें लागू कर दें। क्या इन कुछ प्रोफेशनल स्कैमर्स की हरकतों की वजह से ई कॉमर्स की सबसे बड़ी सुविधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? जो 2 लाख का लैपटॉप आज एक बटन दबाकर वापस हो जाता है, शायद कल उसे वापस करना किसी बैंक के लॉकर को तोड़ने जितना मुश्किल हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो ई कॉमर्स के भविष्य को तय करेगा।